हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिटर्मिनेंट को डिस्कस करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट को ही कंटिन्यू करेंगे, जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा उसी तरह से आगे भी डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हुए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आगे बढ़ते हैं। तो अगर रहे कि इफ ए बी सी बी any real numbers such that determinant of a plus b, b plus c, c plus a, b plus c, c plus a plus b, c plus a plus b, b plus c is equal to 0, then prove that either a plus b plus c is equal to 0 or a is equal to b is equal to c। या तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिखा गया ए बी सी, कोई भी नंबर है, रियल नंबर से, और इस प्रकार से है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मुझे यह प्रूव करना है कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यह डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यह है कि डिटर्मिनेंट के रो में रो को ऐड कर सकते हैं, रो में से रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉलम में कॉलम को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता। उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर ऐसा लिखते हैं तो मेरे पास आएगा a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, मीन्स ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। यह हो गया, बाकी जैसे वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो गया b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट का यह प्रॉपर्टी होता है कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में कुछ कॉमन है नंबर, तो उसे बाहर कॉमन किया जा सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन किया जा सकता है। सो टेकिंग आउट 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 1 1 हो गया, और यहाँ पर हो गया b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक बात तो यह हो गई कि 0 हो गया यह, तो यानी कि यह ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो हो गया। और दूसरी पार्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें तो इस डिटर्मिनेंट में, अगर इस डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी यूज किया जाए तो R1 माइनस R2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, R2 माइनस R3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। मीन्स डिटर्मिनेंट में कोशिश करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो। जो यहाँ पर दिख रहा है कि अगर फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक 0, सेकेंड रो में से अगर थर्ड को भी सब्ट्रैक्ट किया तो भी एक 0। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पर R1 गोज टू R1 माइनस R2 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3, ऐसा कर सकते हैं। 1 माइनस 1 0 हो गया। अब b प्लस सी में से c माइनस ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो c से c कैंसिल हो गया, b माइनस ए आ गया। और उसी तरह से c प्लस ए में से a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया तो c माइनस बी हो गया। सेकेंड रो में भी वैसे ही, सेकेंड रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1 0, c प्लस ए में से a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ हो गया c माइनस बी, और फिर a प्लस बी में से b माइनस सी सब्ट्रैक्ट किया तो b से b कैंसिल आउट तो a माइनस सी। 1 a प्लस बी और b प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर 0 हुआ, उससे क्या हो गया, एक पार्ट आ गया जो मुझे दिखाना था कि a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। सेकेंड फैक्टर को लेकर के चल रहे हैं, जिसे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके ऐसा कर लिया। अब इस डिटर्मिनेंट में करना क्या है, तो
एक्सपेंडिंग अलोंग C1, अगर C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1, 1 वाले रो कॉलम को ढक देंगे तो मेरे पास आया B माइनस A, C माइनस B, C माइनस B, A माइनस C इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। हाँ, तो अब मेरे पास है जो डिटर्मिनेंट, उसको अगर सॉल्व करते हैं तो B माइनस A इंटू A माइनस C माइनस C माइनस B इंटू C माइनस B इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पर हो गया AB माइनस A स्क्वायर माइनस BC और प्लस AC, फिर माइनस C स्क्वायर माइनस 2BC प्लस हो जाएगा और माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर C माइनस B का होल स्क्वायर होने वाला है, उसको एक्सपेंड किए, बाहर से माइनस है, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किए तो माइनस C स्क्वायर प्लस 2BC माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक BC मेरा निकल रहा है, तो यहाँ पर हो गया AB प्लस AC प्लस BC माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अगर लिख दूँ A स्क्वायर माइनस कॉमन करके B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इज इक्वल टू 0, जिसको लिखा जाता है हाफ A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या यहाँ से वैल्यू आ जाती है, इस तरह से फॉर्मूला होता है जिसको यूज करके हाफ A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है कि अगर 3 नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, यह तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, तीनों नंबर सेपरेटली 0 हो, मीन्स A माइनस B 0 हो जाए, B माइनस C 0 हो जाए और C माइनस A 0 हो जाए। इसका मतलब हो गया A इज इक्वल टू B हो जाए, B इज इक्वल टू C हो जाए, C इज इक्वल टू A हो जाए। दिस इम्प्लाई दैट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ऐसे करके यहाँ पर लाए, और इससे पहले हम लोग A प्लस B प्लस C 0 प्रूव कर दिए थे, तो वह बात हो गई। तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ log x log y log z log 2x log 2y log 2z log 3x log 3y log 3z की वैल्यू 0 होगी, यह मुझे प्रूव करना है। इसमें क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज किया जाए तो बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। क्या करना है मुझे, तो LHS में लिखेंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट वहीं से प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर यह कर सकते हैं कि R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1, क्योंकि डिटर्मिनेंट का यह प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट के रो कॉलम को, रो में रो को ऐड करे, कॉलम में कॉलम को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दे और R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट या R1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो कुछ बात बन सकती है। तो वह करते हैं, और यह हमें 0 प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए लॉग का भी प्रॉपर्टी यूज हो रहा है कि log m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू होता है log m बाई n। या तो इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर होगा log x माइनस R2 मैंने लिखा, अच्छा, तो log x log y और log z, ऐसा तो है ही। यहाँ पर हो गया log 2x माइनस log x log 2y माइनस log y log 2z माइनस log z। फिर थर्ड रो में भी log 3x माइनस log x log 3y माइनस log y और log 3z माइनस log z, यह हो गया। log m माइनस log n, log m बाई n होता है, उसका यूज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट रो में वैसे ही है एज इट इज, log x log y और log z। अब यहाँ पर लिखेंगे तो log 2x बाई x हो जाएगा, मतलब log 2, यहाँ पर हो जाएगा log 2 और यहाँ भी हो जाएगा log 2। वैसे ही यहाँ पर थर्ड रो में लिखेंगे log 3 एंड log 3।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यह भी कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो हियर R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल। अगर ये बात नहीं समझ में आती तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड रो से log 2 कॉमन कर लेंगे और थर्ड रो से log 3 कॉमन कर लेंगे, तो आपके पास आएगा log 2 इंटू log 3 और यहाँ हो गया आपका log x log y log z 1 1 1 1 1 1 यह हो गया जी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 0 प्रूव्ड। क्यों? तो सिंस R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो इस तरह से हम लोग इस डिटर्मिनेंट को प्रूव कर लेते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं थी, जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, फार्मूला लॉगरिथम का यूज किए और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज किए, बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज x प्लस a रेज माइनस x होल स्क्वायर, a रेज x माइनस a रेज माइनस x होल स्क्वायर 1, b रेज y प्लस b रेज माइनस y होल स्क्वायर, b रेज y माइनस b रेज माइनस y होल स्क्वायर 1, c रेज z प्लस c रेज माइनस z होल स्क्वायर, c रेज z माइनस c रेज माइनस z होल स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर a माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर की बात करें, इसको पूरा सिंप्लीफाई करें तो यह 4ab हो जाता है। एक बात यह होगी। दूसरी बात कि a रेज x इंटू a रेज माइनस x हो जाए तो यह 1 हो गया। इन दोनों का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि C1 गोज टू C1 माइनस C2, C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो a रेज x प्लस a रेज माइनस x होल स्क्वायर माइनस a रेज x माइनस a रेज माइनस x होल स्क्वायर, b रेज y प्लस b रेज माइनस y होल स्क्वायर माइनस b रेज y माइनस b रेज माइनस y होल स्क्वायर, c रेज z माइनस प्लस c रेज माइनस z होल स्क्वायर और माइनस c रेज z माइनस c रेज माइनस z होल स्क्वायर। यह हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम एज इट इज लिखना है, a रेज x माइनस a रेज माइनस x होल स्क्वायर, b रेज y माइनस b रेज माइनस y होल स्क्वायर और c रेज z माइनस c रेज माइनस z होल स्क्वायर 1 1 1 ऐसा हो गया। जो फॉर्मूला मैंने वहां लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि 4ab होता है, तो यहाँ पर वही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया पहला, यहाँ पर 4a रेज x इंटू a रेज x माइनस x, यहाँ पर हो जाएगा 4b रेज y इंटू b रेज माइनस y, 4c रेज z इंटू c रेज माइनस z। बाकी जैसे वैसे लिखेंगे। तो सेकेंड कॉलम में a रेज x माइनस a रेज माइनस x होल स्क्वायर, b रेज y माइनस b रेज माइनस y होल स्क्वायर एंड c रेज z माइनस c रेज माइनस z होल स्क्वायर। थर्ड कॉलम जैसे है वैसे ही लिख दिया। अब यह a रेज x इंटू a रेज माइनस x, वहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1 होता है। कैसे? तो a रेज माइनस x को 1 बाई a रेज x लिख करके कैंसिल कर सकते हैं। तो यह हो गया 4 4 4। फर्स्ट कॉलम में आया 4 4 4। सेकेंड कॉलम जैसे है वैसे ही a रेज x माइनस a रेज माइनस x होल स्क्वायर, b रेज x माइनस b रेज माइनस x होल स्क्वायर, c रेज x माइनस c रेज माइनस x होल स्क्वायर। यह हो गया। थर्ड कॉलम 1 1 1 है, वह भी लिखा। सिंस फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर प्रोपोर्शनल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। यह हो गया मेरा क्वेश्चन का प्रूफ। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ हो रहा है, z इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -5 3 प्लस 4 आयोटा 5 माइनस 7 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा 6 8 प्लस 7 आयोटा 5 प्लस 7 आयोटा 8 माइनस 7 आयोटा 9, then z is क्या? Purely real, purely imaginary, a plus iota b where a is not equal to 0, b is not equal to 0 and a plus iota b where b is equal to 4। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और तो कंजुगेट ऑफ z क्या होता है? x माइनस आयोटा y। लेकिन अगर कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो
तो क्या होता है, कंजुगेट ऑफ जेड जेड के इक्वल हो जाता है। प्योरली इमेजिनरी हो तो कंजुगेट ऑफ जेड माइनस जेड के इक्वल होता है। उसका यूज करके हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं। तो जेड मेरे पास दिया हुआ, तो कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर बाहर कंजुगेट डिटर्मिनेंट का कंजुगेट लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स का कंजुगेट हो जाता है। तो रियल नंबर का कंजुगेट तो वही रह जाता है, इसलिए -5। और कंजुगेट लेने पर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। 3 - 4 आयोटा, 5 - +7 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 6 और 8 - 7 आयोटा, और 5 - 7 आयोटा, एंड 8 + 7 आयोटा, और 9 ऐसा हो गया। अब इससे अभी मुझे दिख नहीं रहा है कि प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी या इनमें से कौन सा है। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यह भी है कि डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो -5। यहाँ पर जो फर्स्ट रो में वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 3 - 4 आयोटा, और 5 + 7 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, सेकेंड रो को लिख रहे हैं 6, और 8 - 7 आयोटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम बना तो 5 - 7 आयोटा, 8 + 7 आयोटा, एंड 9। अब देखेंगे कि यह क्या है, जो वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ वही है, मीन्स जेड है। तो जेड बार इज इक्वल टू जेड आ गया, तो देयरफॉर जेड इज प्योरली रियल। अगर ऐसा होता है तो जेड प्योरली रियल होता है। सो आंसर इज ए। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे इसमें कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ, और सिर्फ मैंने क्या किया, कंजुगेट लिया। कंजुगेट लेने के बाद रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, जो कि प्रॉपर्टी जब डिटर्मिनेंट है। रो कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास फिर वही डिटर्मिनेंट आ गया जो जेड है। तो जेड बार इज इक्वल टू जेड, यह तभी संभव है जब कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो। और उस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कि इफ दिस सिंबल डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू द रियल नंबर अंडर कंसिडरेशन, एंड x lies between close interval -1 to open 0, y lies between 0 to 1, z lies between 1 to 2, then the value of determinant will be what? तो जब x की वैल्यू 0 और -1 और 0 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू हो जाएगी -1। y की वैल्यू आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 और 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y हो जाएगी 0। और z की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 1। यह वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर से आता है, प्रॉपर्टी से वहाँ से लिए, और उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर पहला क्या है, -1 + 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y 0 है, और यह z वाला 1 है। यहाँ पर हो गया -1, y वाला 0 है तो 0 + 1, और z वाला 1 है। और फिर -1, y मेरे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और यहाँ हो गया 1 + 1, ऐसा हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब यह पहला तो ऐसे ही 0 दिख रहा है, 0 0 1, सेकेंड में -1 1 1, थर्ड में -1 0 2। सो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसमें R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, और मेरे पास आया 0 -0 + 1, 1 वाले रो कॉलम को ढकना है, -1 1 -1 0। अब यह मेरे पास हो गया, या तो 0 हो गया, 0 -1 × 1 दैट इज 1। अब 1 मुझे देखना है कि किसका है, तो 1 मेरे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन z की वैल्यू, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन z मीन C इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/3 ओपन इंटरवल फॉर विच वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0 इज π/9, π/18, 7π/24, 7π/36। अब इस डिटर्मिनेंट को ऐसे अगर एक्सपेंड करेंगे तो लेंदी होगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी यूज कर ले इसमें तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद एक्सपेंड करेंगे तो थीटा की वैल्यू इन चारों में से आनी चाहिए। करना क्या है डिटर्मिनेंट में, तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि sin² θ + cos² θ 1 होता है,
उसका अगर यूज किया जाए पहले पर, तो C1 गोज टू C1 प्लस C2 लिख सकते हैं ऐसा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 मीन्स 2 यहाँ लिख देते हैं, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह भी 2 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। अब जैसे है वैसे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और मेरे पास है 4 कॉस 6 थीटा और 4 कॉस 6 थीटा एंड 1 प्लस 4 कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, तो अगर मैं बात करूं कि R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए या R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, एक जीरो तो सीधे सीधे दिखता है कि अगर R1 में से R1 गोज टू R1 माइनस R2 कर दूं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 माइनस 2 या 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -1, और यह भी 0 हो गया। अगर चाहें तो कुछ और कर सकते हैं, मतलब R2 माइनस R3 कर लेते हैं, कुछ और छोटा हो जाएगा। 2 माइनस 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा गया तो यह भी 1 हो गया, और यहाँ पर -1 हो गया। और अब मेरे पास है 1 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 4 कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ अब एकदम इजी हो गया। अब इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर होगा 0 माइनस प्लस 1 वाले रो कॉलम को ढक दिया, 1 वाले -1 वाले रो कॉलम को, तो मेरे पास हो गया 1 माइनस 1 प्लस 4 कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 कॉस 6 थीटा माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स मेरे पास हो गया cos 4 cos 6 थीटा इज इक्वल टू -2। सो cos 6 थीटा इज इक्वल टू -1/2, जिसे लिख सकते हैं cos 2 पाई/3। और वैल्यू होता है cos 2 पाई/3, cos पाई प्लस पाई/3 भी लिख दे तो यह भी बात हो सकती है, लेकिन 2 पाई/3 से देखते हैं क्या होता है। तो 6 थीटा इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2 पाई/3, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई/6 इंटू 3 मीन्स 2 3 जा मीन्स पाई/9, और पाई/9 जो थीटा की वैल्यू है सो 0 और पाई/3 के बीच में आता है, इसीलिए मेरा ए करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ भी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट x माइनस 4 2x 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 x माइनस 4 2x 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 x माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस bx इंटू x माइनस a होल स्क्वायर, देन द ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b इज। a और b की वैल्यू फाइनली क्या होगी वो बताना है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा है, ये 2018 मेंस में पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करते हुए सॉल्व करते हैं इसे। तो मेरे पास है a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट में दिया हुआ यह। तो इसमें अगर मैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूं तो कुछ बात बन सकती है, क्योंकि सभी जगह एसिमेट्रिक डिटर्मिनेंट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ x 2x और 2x 4x प्लस x 5x माइनस 4 होगा। यहाँ पर भी हो जाएगा 5x माइनस 4, और यहाँ पर भी हो जाएगा 5x माइनस 4। बाकी जैसे वैसे लिखेंगे 2x x माइनस 4 2x 2x एंड x माइनस 4। अब मेरे पास जो है फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है कि 5x माइनस 4 यहाँ पर कॉमन हो सकता है। यहाँ से 5x माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, तो ऐसा हो गया। और यहाँ पर हो गया 1 1 1 2x x माइनस 4 2x 2x x माइनस 4। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर लें, R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 0 तो आ जाएगा। तो 5x माइनस 4 इंटू डिटर्मिनेंट में लिखेंगे
R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3। R1 में से R2 मीन्स 1 माइनस 1 0, 2x में से पहले तो 0 लिख ले, 2x में से x माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हो गया x प्लस 4 और यहाँ 2x माइनस 2x 0, 2x माइनस 2x 0। फिर R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, x माइनस 4 में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास हो गया माइनस 4 माइनस x एंड 2x में से x माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो x प्लस 4 होगा। और थर्ड रो जैसे वैसे लिखेंगे 1 2x 2x। चाहो तो अभी भी और जीरो कर सकते हो, नहीं करना है तो एक्सपेंड कर देंगे, अगर जीरो करना है तो भी चल सकता है। तो यहाँ पर अगर एक्सपेंड किया जाए तो 5x माइनस 4 तो पहले है ही मेरे पास, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो मेरे पास होता है 0 माइनस 0 प्लस 1, 1 वाले रो कॉलम को ढकेंगे तो मेरे पास होगा x प्लस 4 0 माइनस 4 माइनस x एंड x प्लस 4। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हो गया 5x माइनस 4 और मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, x माइनस a है, x माइनस a होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दिया तो x माइनस a होल स्क्वायर है, चलिए कोई बात नहीं है। और यहाँ पर a प्लस बी एक्स है तो a प्लस बी एक्स, a ढूंढना है कि a मेरे पास क्या है, तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी एक्स, तो a की वैल्यू हो रही है यहाँ पर हो गया माइनस 4 प्लस 5x और यहाँ हो गया माइनस 4 माइनस x होल स्क्वायर, माइनस 4 a, अच्छा ये बी एक्स, इसको ऐसे कर सकते हैं, एक प्लस तो है ही, ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पर 5x माइनस 4 है तो b की जगह पर मुझे दिख रहा है कि 5 है और a की जगह पर माइनस 4 है, b की जगह पर 5 और a की जगह पर माइनस 4 मेरे पास है, यह आंसर हो गया। b की जगह पर 5 a की जगह पर माइनस 4, यानी कि यह इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसे मेरा आंसर हो गया C। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अगर मेरे पास डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो वैल्यूज है डिटर्मिनेंट के, दो डिटर्मिनेंट्स है, एक में है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, दूसरे में है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। इस तरह से अगर दो डिटर्मिनेंट्स इस तरह से सेम ऑर्डर का दिया हो तो इसके प्रोडक्ट अगर मुझे निकालने हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, रो से रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम से रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम से कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती। जैसा कि अगर मैट्रिक्स में यही मैट्रिक्स में होता तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर उसी मेथड को अगर फॉलो किया जाए रो कॉलम वाले को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो इसके सेकंड का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और लिखाएगा a1 अल्फा 1 ऐसे प्लस b1 अल्फा 2, अगर रो कॉलम चलते हैं ऐसे चलते हैं तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करें, रो से रो को भी कर सकते हैं। तो a1 अल्फा 1 प्लस b1 अल्फा 2 प्लस c1 अल्फा 3, तो यहाँ पर हो गया c1 अल्फा 3। फिर क्या होगा a1 बीटा 1 प्लस b1 बीटा 2 प्लस c1 बीटा 3। फिर हो गया a1 गामा 1 प्लस b1 गामा 2 प्लस c1 गामा 3। यह हो गया, मीन्स फर्स्ट रो से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो में लिखा।
सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों कॉलम को सेकेंड रो में लिखेंगे। तो A2 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस C2 अल्फा 3, फिर A2 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 बीटा 3, A2 गामा 1 प्लस B2 गामा 2 प्लस C2 गामा 3, ऐसा कर दिया। फिर अब थर्ड रो से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, वो थर्ड रो में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया A3 अल्फा 1 प्लस B3 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3। फिर अब सेकेंड कॉलम है, तो A3 बीटा 1 प्लस A3 बीटा 1 तो B3 बीटा 2 प्लस C3 बीटा 3। फिर होगा A3 गामा 1 प्लस B3 गामा 2 प्लस C3 गामा 3। या तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट के रो से रो भी मल्टीप्लाई हो सकता है, रो से कॉलम हो सकता है, कॉलम से कॉलम हो सकता है, कॉलम से रो भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आता है।